नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज के दिन 20 जून को जो एग्जाम नेट का हुआ है यूजीसी के द्वारा, उसका क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके से पैटर्न में चेंज हो रहा है, किस पेपर के ऊपर अब एनटीए ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आइए मैं बात करूं कि एक्चुअली जो आज का पेपर था वो प्रीवियस ईयर से कैसे डिफरेंट था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे और किसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप देखो, जितने ज्यादा एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं और जितना ज्यादा ऑनलाइन मटेरियल आपको मिलता जा रहा है, उतना ही कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। नो डाउट, अगर आज 5 साल पहले से आज का आप कंपेरिजन करोगे तो कंपटीशन बहुत बहुत बढ़ चुका है। पहले कुछ सेगमेंट पढ़ के आप जीआरएफ निकाल लेते थे, बट अब पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। और कई बार एनटीए जो है अनएक्सपेक्टेड कुछ स्टेप लेता है ताकि आपको, जिससे उसको पता लग सके कि आपकी कितनी स्टडी में डेप्थ है। इस बार आप देखोगे कि जो क्वेश्चन का जो स्वरूप रहा है उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के साथ साथ ही इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आपको मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे गए तो वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बेस रहा। कई बार जो बहुत ज्यादा बच्चे परिश्रम करते हैं, बहुत ज्यादा अपना माइक्रो के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा मैक्रो के ऊपर, बहुत ज्यादा इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वो कम फोकस करते हैं। तो ऐसे दशा में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार एनटीए ने बहुत ज्यादा रोल जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर दिया है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे कि बहुत से बच्चों का मानना था कि ये जो पेपर बहुत कठिन है, पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पेपर का जो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। जो विकल्प आपके 4 मिलते थे अब वो 5-5 मिलने शुरू हो गए हैं। और जो क्वेश्चन, कई बार आप आंसर को देख के आप लगा लेते थे कि क्या होगा एग्जैक्ट इसका सही आंसर, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आंसर है वो बड़े ट्रिकी टाइप के हैं। तो इसमें आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने जितने भी चीजें कराई है उससे काफी क्वेश्चन मिला है, बहुत ज्यादा इससे आपको फायदा हुआ है। और जो प्रश्न है उसका पैटर्न अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 के तरीके से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां फोकस करना चाहूंगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मेजर रोल के लिए उभर रहा है। अगर ये इंडियन इकोनॉमी मेजर रोल के लिए उभर रहा है तो इसमें आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कब ध्यान देना पड़ेगा? जब गवर्नमेंट अपनी बजट लेके आती है, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे लेके आएगा, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा उसी समय कंसर्न दिखाना पड़ेगा कि बजट में क्या एलोकेशन रहा है, फिस्कल डेफिसिट क्या रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहा है, उसको मेजर अप कैसे कर रहे हो, डिफरेंट प्लानिंग में क्या एलोकेशन हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट नई प्लान लेके आ रही है। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे यहां से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे जाएंगे, वहां से आप बजट को अच्छे से, इकोनॉमिक सर्वे के अच्छे से, उसके सब्सटेंस को अच्छे से पढ़ोगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। नो डाउट, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि डॉक्टर एस.एन. लाल की ये किताब हिंदी में आती है। यही एक प्रॉब्लम आएगी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ। डॉक्टर एस.एन. लाल की आप इंडियन इकोनॉमी जरूर पढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश मीडियम के, तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न मिले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ये किताब जो है, अभी इसका न्यू एडिशन भी आया है। मुझे लगता है कि अगर आपको अब नेट जीआरएफ की तैयारी करनी आप शुरू करते हैं तो नो डाउट इस बुक को आप पढ़िए। इस बुक को बिना पढ़े आपका काम नहीं चलने वाला है। तो मैं जरूर ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक अब आपके पास जरूर होना चाहिए, नया एडिशन होना चाहिए। और आपको जरूर इसलिए आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मेरे सर हैं, मेरे ये गुरु रहे, इसलिए मैं इनके बुक को प्रमोट कर रहा हूं। इस बुक से आप प्रमोट होंगे, सर कहीं प्रमोट नहीं होंगे। सर 85 इयर्स के हो गए हैं, उनके प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कंसर्न आपको दिखा रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट बुक, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है और आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत हद तक मैं देखता हूं कि चीजों को कवर कर रहा है और बहुत प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैं क्यों इस बात को फोकस कर रहा हूं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपका हिंदी नहीं आता है तो आप रमेश सिंह को पढ़ लो। इसके साथ साथ आप जरूर एक बार आरबीआई की साइट पर देख लो क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पर देख लो क्या हो रहा है, पीआईबी के ऊपर आप देख लो क्या है, और उसका एक शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, ताकि कम से कम जो इसमें 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको आप आसानी से कर सको। कितना भी मैक्रो स्टैटिस्टिक्स आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और फैक्चुअल आपको नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। फिर ओके, तो सब क्वेश्चन न्यू, कुछ क्वेश्चन नए थे,
जैसे हर साल में पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन पैटर्न यही था दिसंबर 2022 वाला। और क्वेश्चन आर इजी बट दे आर मेक सम ऑप्शन डिफिकल्ट, ये जो इसके ऑप्शंस दिए गए वो डिफिकल्ट था। तो नो डाउट ये आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, और आपको इसमें अपनी स्ट्रेटजी को इसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 आइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज, ये जो पूछा गया इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तो ये देखो इंडियन इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है। अब अगर आपसे बात करिएगा कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, अगर आप एमआरटीपी एक्ट कहिएगा इसी की जगह पे आया था, 1969 की जगह पे ही आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो ये आपकी इंडियन इकोनॉमी की चीजें हैं और आपको डॉक्टर एस एन लाल की बुक से जरूर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एक मैक्रो से था कि इफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.25 देन फाइंड आउट द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, और इन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ दिया है तो क्या होगा इसका चेंज इन इनकम। तो सिंपल से क्वेश्चन था, यहां से आपको मल्टीप्लायर निकालना है जो होता है 1 माइनस एमपी सी, या फिर आप बोल सकते हैं 1 माइनस एमपीएस। तो चूंकि यहाँ एमपीएस दिया है, और ये क्वेश्चन आप देखिएगा मैंने मैराथन में कराया है, आप देख लीजिएगा मैक्रो में सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया भी है। तो ये हो गया 1.25, ये 4 की वैल्यू हो गई, और अगर आप चेंज इन नेशनल इनकम निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो विकल्प नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आपका आया हुआ था। आगे आइए, कह रहे इफ the good x is represented on horizontal axis and y is represented vertical axis, given the budget line if x good price double and y price triple, then what will be the shape of budget। इसके ऊपर हमने बहुत बात किया, बहुत बार इसके ऊपर मैंने आपसे बात की है कि देखो अगर मैं बजट लाइन की बात कर रहा हूं तो यहां पे अगर x गुड को मैं ले लिया और यहां पे मैं y गुड को ले लिया, और मान लीजिए कि यहां पे हमने बजट लाइन खींचा हुआ है, तो ये बजट लाइन का फार्मूला आपका हो गया MP1Q1 प्लस P2 Q2 के फॉर्म में ये हो गया। अब जरा सोचो, ये बोल रहा है कि अगर y गुड जो है, अगर ये कह रहा है कि y गुड रिप्रेजेंट गिवन द बजट लाइन इफ x प्राइसेस डबल, अब x की प्राइसेस यहां डबल हो जाती है। अगर x की प्राइसेस आपकी डबल हो जाती है तो आप सिर्फ आधे x को आप कंज्यूम कर पाओगे, क्योंकि अब दोगुनी होगी, तो बस आप इतना ही क्या कर पाओगे, x कंज्यूम कर पाओगे। एंड y प्राइसेस ट्रिपल, अगर ये ट्रिपल हो गई तो सिर्फ इसका 1/3 ही आप क्या कर पाओगे, कंज्यूम कर पाओगे। तो जो नई बजट लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्यों? क्योंकि अब इसका कितना आप कंज्यूम करोगे, 1/3। पहले ये पूरा था, अब ये चूंकि आधा करोगे तो हमने आधे पे लिया, यहां 1/3 हमने 1/3 यहां पे लिया है, तो ये जो हमारी बजट लाइन आ जाएगी ऐसे हो जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है जो नया होगा बजट लाइन, क्या वन चेंज होगा, तो ये तो गलत हो गया, चेंज होगा। ये क्या हो गया, फ्लैटर स्टीपर। अब देखो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देखो फ्लैटर का मतलब क्या होता है, चपटा। अगर ये मैं कहता हूं परफेक्ट कंडीशन में तो ये पूरी तरीके से फ्लैटर है, और स्टीपर क्या होता है, तिरछा, जिसका स्लोप बहुत ज्यादा है। तो यहां पे आप देखते हो क्या हो जाता है, ये जो है ऐसे आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, फ्लैटर हो रहा है। अगर ये और ऐसे जाता तो ये स्टीपर होता। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, फ्लैटर। इसका जो है क्या हो जाएगा, ये फ्लैटर हो जाएगा। पहले कैसे था, ये था, इसके बाद ये स्लोप, इसका स्लोप कम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा, और स्लोप कम हो जाएगा इसी को हम बोलते हैं कि ये चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलोगे आप फ्लैटर हो जाएगा। अगर इसकी प्राइसेज कम हो गई होती, अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होता तो आप बोल सकते थे स्टीपर होगा, बट इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका स्लोप कम हो जाएगी और ये चपटा हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, और आप लोग जहां तक मैं समझता हूं आप लोग आसानी से कर भी लेते। देखिए यहाँ पे देखिए बजट से सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में बजट 23-24 में कितना एलोकेट किया गया था। द करेक्ट आंसर इज 1.2 लाख करोड़। तो इसको भी आप देखो बजट से है, आप जरूर जो है बजट देखा करिए हर साल का, इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गवर्नमेंट की प्लान है, और साथ साथ पीआईबी को देखा करिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देखा करिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट पे एक बार जरूर जाया करिए, विजिट किया करिए। और इसके साथ साथ जो है आप जो है आरबीआई के साइट पर भी एक जरूर जो है एक सप्ताह में एक वीकली अपना वो बनाइए कि मुझे एक सप्ताह में एक बार जाना है और देखना है कि क्या चीजें हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के ऊपर पूछा गया है। ये इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी। फिस्कल डेफिसिट फार्मूला फॉर स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, कोई जो खर्च है, उससे गवर्नमेंट वो अपने इनकम से ज्यादा कितना खर्च कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो इनकम है उसके बिहाइंड वो कुल खर्च कितना करे। अब इनकम का मतलब सिर्फ क्या है,
टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से कितना प्राप्त कर रही है, और टैक्स के अतिरिक्त नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको क्या मिल रहा है। अब देखिए ये दोनों चीजें, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट की आय है। क्यों? क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट प्राप्त करती है तो उसको किसी तरह का, किसी भी व्यक्ति को ना तो ब्याज देना पड़ेगा और ना उसको मूलधन अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ने कुल खर्चा कर दिया, मान लीजिए 2000 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1200 करोड़ रुपए की ही इनकम है, मतलब जो टैक्स से प्राप्त है और जो नॉन टैक्स है, तो 800 करोड़ रुपए वो होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ना किसी से लोन ली होगी, बारोइंग करी होगी। तो ये क्या दिखाता है, गवर्नमेंट की एक्चुअल जो बारोइंग है, कितना वो बारो कर रही है, कितना जो है दूसरे लोगों से लेके अपने खर्चे को कर रही है, ये दिखाता है आपका, क्या दिखाता है, ये आपकी, ये जो है दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। फिर देखो ये दिखा था गुलनार मिडर की कई किताबों, और उनका जो है लिखा था कि कौन कौन किताब इन्होंने लिखा है। इनका सबसे जो फेमस बुक रहा है, कई बार मैंने आपको बताया, वो था एशियन ड्रामा इनकी फेमस बुक रही, जो कि 1968 में आई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी बुक रही। अब ये पूछा था थीम क्या था G20 का, और ट्रावे राउंड का इसका थीम पूछा गया था। फिर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी 1991। अब देखो नरसिम्हम कमेटी दो बना हुआ है, एक बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी बना है, एक फाइनेंशियल रिफॉर्म कमेटी। तो एक आई है 1991 में उसकी रिकमेंडेशन, एक आई है 1998। तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो डॉक्टर एस एन लाल सर के बुक में हुबहू दिया हुआ है। फिर देखो है एलएम कर्व का इक्वेशन क्या होगा, इसको भी मैंने देखिएगा आप मैराथन में बहुत अच्छे से कराया था। आईएस कर्व का क्या इक्वेशन होगा, एलएम का क्या इक्वेशन होगा। जब एलएम कर्व खींचते हो तो यहां देखो पॉजिटिव होता है, आर और वाई में पॉजिटिव रिलेशन। तो जब भी इक्वेशन फॉर्म में आए, तो जब भी आप देखो कि जो दिया हुआ है, जैसे मान लो दिया है y इक्वल टू 0.25 प्लस 100i, तो हमेशा i और y में आप रिलेशन देखो। अगर ये i और y में रिलेशन पॉजिटिव है तो ये एलएम कर्व का होगा। अगर i और y में जो रिलेशन ये निगेटिव हो गया, देन इट विल बी आईएस कर्व। तो बस आपको इतना ही देखना है, क्योंकि अगर हम आईएस कर्व खींचेंगे, तो कैसे होगा हमारा कर्व होगा ऐसे, और ऐसे में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और y में जो संबंध होगा वो निगेटिव होगा। अगर हम एलएम कर्व खींचेंगे तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और y में संबंध होगा ये पॉजिटिव होगा। तो बस इतना हमको देखना है कि कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। ओके, तो रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी, एलएम कर्व क्या होगा, इसका इक्वेशनल फॉर्म क्या होगा। तो बस इसमें जो भी इक्वेशंस आपके दिए होंगे, बस आप आर और वाई के भी संबंध को अगर आप देखते दोनों पॉजिटिव होता तो एलएम कर्व का होता। फिर मैंने कितनी बार देखिए इसी मैराथन में बात की थी किन्स के लिक्विडिटी ट्रैप की, और मैंने बताया था आपको कि लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये था कि जब क्राइसिस आ जाती है तो लोग अपने पैसे को खुद अपने पास रखना पसंद करते हैं, बॉन्ड के रूप में या फिर बैंक के रूप में रखना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे में जो लिक्विडिटी डिमांड कर्व है, और ये जो होता है परफेक्टली क्या हो जाता है, लिक्विडिटी डिमांड जो है मनी डिमांड वो हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब इस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सारे पैसे को आप अपने घर में रखना पसंद करोगे, बैंक में डालना पसंद नहीं करोगे। स्टेट वाइज फूड प्रोडक्शन क्या रहा है, ये जो आपकी जो है देखिए, इससे आपका क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से संबंधित रहा है। फिलिप्स कर्व का इक्वेशन देखिए, फिलिप्स कर्व का इक्वेशन के ऊपर प्रश्न पूछा गया है कि किस तरीके से उन्होंने जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के बीच ट्रेड ऑफ माना था। तो यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म में दिया गया कि फिलिप्स कर्व का इक्वेशन क्या होगा। हर जगह मैथमेटिकल जो भी बुक पढ़ोगे उसमें आपका फिलिप्स कर्व का इक्वेशन आता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का बेस क्या है, 30% ऑफ स्टेट पॉवर्टी। देखो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिया, जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने आपको बहुत क्लियर किया था कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है और 15th फाइनेंस कमीशन, अब जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब बात करते हैं, वर्टिकल कितना दिया जाए और वर्टिकल के बाद प्रत्येक राज्यों को किस आधार पे हम संसाधनों को बांटे, तो जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है उसका बेस क्या होता है, क्या वो पॉपुलेशन के आधार पर दे रहे हैं, पर कैपिटा इनकम के आधार पर दे रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पर कैपिटा इनकम पे दे रहे हैं, फॉरेस्ट कवर के आधार पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिकल डिसिप्लिन के आधार पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो डेमोग्राफी डेमोग्रेड के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, या जो जनसंख्या वृद्धि है उसके ऊपर, या फिर टैक्स एफर्ट के ऊपर। तो ये तमाम चीजें आपको मैंने बहुत पहले ही कहा था कि एक आप जरूर देख लीजिएगा कि 14th और 15th फाइनेंस कमीशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है। इसी तरह से एक क्वेश्चन बर्ट्रेंड मॉडल के ऊपर आया है, उसके एजम्पशंस के ऊपर आया है, हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गेट की बात की गई है। ये तमाम चीजें ऐसी है जो आपके ये जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं कि मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया। ये डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक से हुबहू आपको मिल जाएगी, एक बार इस किताब को आप जरूर पढ़िए। फिर जो है आईएफसीआई, आईसीआई, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और जब हम ट्रेड ब्लॉक बनाते हैं, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो ट्रेड ब्लॉक जब आप बनाओगे तो ट्रेड ब्लॉक में आप इसका एक ऑर्डर होता है, कैसे जो है आप इसको ऑर्डरिंग करते हो। सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया होगा, फिर जो है इसका फ्री ट्रेड एरिया होगा, फिर इसमें कस्टम यूनियन होगा, फिर इसमें कॉमन मार्केट होगा,
कॉमन मार्केट होगा और कॉमन मार्केट के बाद इसमें जो है इकोनॉमिक यूनियन होगा। तो ये जो है जो कितना ज्यादा इंटीग्रेशन है, पावरफुल इंटीग्रेशन कितना हो रहा है, तो जो डिग्री ऑफ जो है आपका जो है इंटीग्रेशन है कितना ज्यादा सशक्त है, उस आधार पे इसको हम बांटते हैं। वही प्रश्न पूछा था, देखिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। तो इसको जो है किस आधार पे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे कर सकते थे कि कौन जो है ट्रेड ब्लॉक का एक शिथिल रूप है और कौन जो है ये जो है एक हाईएस्ट फॉर्म के रूप में कौन तगड़ा जो है बांड बनाता है। फिर जो है इसका जो है फ्रॉम इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता था। देखिए हमेशा आप देखो एक प्रश्न आता है कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसके ऊपर आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दिया था एग्जाम के पहले, एक कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर कि किस तरीके से इंटीग्रेशन निकालोगे और किस तरीके से आप कंज्यूमर सरप्लस, एक प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर भी 2 वीडियो देखिए मेरे कंटीन्यूअस पढ़े हैं। 10 मिनट्स इकोनॉमिका में जाइएगा प्लेलिस्ट में, 10 मिनट्स इकोनॉमिका और 10 मिनट्स इकोनॉमिका में देखिएगा, मैंने दोनों पे कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर और जो है इसके ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है 15-15 मिनट का, जिसमें हमने कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से इंटीग्रेशन करके निकालते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस, दोनों के विषय में बात की है। फिर जो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है कि जब हमेशा ये माना जाता है कि जब आप सेविंग करते हो तो अच्छा होता है, बट सेविंग करने से आपकी डिमांड कम हो जाती है और प्रॉब्लम में फंस जाते हो। तो इसको सॉल्व कैसे किया, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के डाली है कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, किन्सियन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर क्रोनोलॉजी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएससी क्या है, सीबी क्या है, इसके ऊपर भी प्रश्न आजकल आ रहे हैं और इसके ऊपर भी मैंने पूरी तरीके से वीडियो बना के डाली है। आप देख लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप मेरे फाइनेंशियल सेक्टर पे चले जाइएगा, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। तो फाइनेंशियल सिस्टम आप जाइएगा मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर, ये पूरा मिलेगा आपको। लिटरेसी और ये सेंसस से ऊपर प्रश्न आया, तो सेंसस 2011 के ऊपर प्रश्न आया क्योंकि 2021 का सेंसस अभी आया ही नहीं है, तो एक प्रश्न सेंसस के ऊपर पूछा गया और कुछ कंप्रीहेंशन आया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि पेपर ये बहुत ज्यादा टफ था, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ काम करिए और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, वो लंबी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको दिसंबर वाला अगर आपको एग्जाम देना है तो अभी थे आप पूरी तरीके से तैयारी शुरू करिए कि मुझे दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अगर आज के डेट से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे तो हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1 महीने पहले से तैयारी कर लूंगा तो हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, जो इसी नाम से दिग्विजय इकोनॉमिका नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल, और जो इसका लिंक है वो है @DSRP1। इस पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो डेली कराए जाते हैं, उससे आप लाभान्वित होइए। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो है 6307374827, इसके ऊपर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, फोन करने से बचिएगा, 6307374827। तो दोस्तों बस बी पॉजिटिव, आज आप एग्जाम देके आए हो, बिल्कुल आप रिलैक्स करो 2 से 3 दिन और फिर पूरे एनर्जी के साथ मुझे इस बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करते हुए आप अपनी तैयारी को शुरू करिए और थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल भी स्ट्रॉन्ग करिए और थोड़ा सा आप जो है अपने आप के ऊपर विश्वास लाइए कि मैं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर ये विश्वास आएगी कि मैं कर सकता हूं तो नो डाउट आप ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।